एनसीईआरटी 11वीं में तीसरा चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। यदि आप इस चीज को गौर करिएगा चैप्टर से या अध्याय 3 में शीर्षक से स्पष्ट होता है कि हम इसके अंदर किस बात का अध्ययन करेंगे। भारत में चुनाव क्यों होता है और यह हमारा प्रतिनिधि की व्यवस्था क्यों है, जबकि भारत का लोकतंत्र कहता है जनता का देश है। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा में बताया, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। शासन के केंद्र में जनता है, जनता ही शासन की बागडोर को संभालती हुई है, तो फिर अपनी प्रतिनिधि का निर्वाचन क्यों करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी कहती है भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। प्रतिनिधि का निर्वाचन इसलिए किया जाता है कि हम लोग जो करोड़ों में आबादी में हैं वह एक साथ आपस में बैठकर निर्णय नहीं ले सकते हैं। इस निर्णय के लिए हम अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं और वो प्रतिनिधि जो चुन कर जाते हैं वो संसद में हम लोगों की विचार बनकर आते हैं, आवाज बनकर आते हैं। इसलिए प्रतिनिधि होना होता है। बिना प्रतिनिधि का हमारे देश के भीतर में कार्य नहीं होगा। और वैसे बहुत सारे लोग का विचारों का देश है भारत में, विभिन्न प्रकार के विचार हैं, तो हम लोग आपस में विचार करते रह जाएंगे, निर्णय नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग प्रतिनिधि को चयन करते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है, चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि हम अपनी सरकार का गठन करना चाहेंगे और वो यदि सरकार के रूप में हमारा प्रतिनिधि बन करके कार्य नहीं करेंगे, तो सरकार हमारे प्रतिनिधित्व व्यवस्था में हम उनका गठन करते हैं, तो जनता की जनादेश पर सरकारी गठन होती है। तो इस स्थिति में जनता शासन को नहीं संभाल सकती। हम विचारधाराओं से ही जाने जाते हैं, हम योजना बनाते रह जाएंगे, फिर यहाँ पर निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे प्रतिनिधि बहुमत से निर्णय लेते हैं। एक आम व्यवस्थाओं का आधार बनता है कि निर्णय जो ले रहा है तो कौन ले रहा है, किस अवस्था में ले रहा है, किस विषय पर निर्णय ले रहा है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी भविष्य की निरंतरता क्या है। इसलिए हम अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं करेंगे, ऐसे स्थिति हम अपने देश की शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते। अब क्या कहता है एनसीईआरटी की जो लाइन कहती है, इस लाइन को पढ़िए। अब क्या कह रहा है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। भारत में बिना चुनाव का लोकतंत्र कायम रहेगी नहीं, लोकतंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि जनता की जनादेश लेना पड़ता है सरकार को। और जनता की जनादेश जो लिया तब हमारी कार्यपालिका सदस्य शपथ लेते हैं, व्यवस्थापक सदस्य शपथ लेते हैं कि भय राग द्वेष इस सभी का हमने अलग करके मैं अपना निर्णय लूंगा, मेरी संज्ञान में जो बात आएगी उस पर मैं निर्णय लूंगा। मैं संविधान और ईश्वर ये दोनों की शपथ उन्हें लेना पड़ता है और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, तब आप कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं, क्योंकि भारत जनता का देश है। इसलिए बिना लोकतंत्र से जनता की जनादेश कायम नहीं रह सकती। अब है कि बिना लोकतंत्र से चुनाव हो सकता है, चुनाव के लिए तो लोकतांत्रिक देश होना स्वाभाविक है। इसलिए संविधान निर्माता सभा ने यह निर्णय लिया। निर्णय लेने के समय में यह पूरा स्पष्ट किया कि बिना चुनाव से ही लोकतंत्र भारत में कायम करने का कोई सही तरीका, उचित तरीका नहीं होगा। अब कहता है, प्रयोग करते प्रश्नों की चर्चा पर चर्चा किया कि कोई भी निर्णय लेने से सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। यदि मान लें कोई समाज में कोई निर्णय लेने की बात आती है या गांव में कोई पंचायत करते हैं, सारी जनता वह पंचायत में भाग नहीं लेती, लेकिन वो निर्णय पंच क्या कहलाता है, गांव का निर्णय है, उस समाज की पंचायत की निर्णय है। निर्णय क्या हो गया आपका, समाज के निर्णय हो गए, तो सारी जनता तो भाग नहीं लिया, लेकिन उसका भी निर्णय उसमें समाहित हो गया, चाहे भाग लीजिए व ना लीजिए। इसलिए यदि कोई वोट नहीं भी देगा, तो वोट नहीं भी देगा तब भी आपका प्रतिनिधि हो गया। यदि उस प्रतिनिधि को वोट नहीं दिए तब भी आपका जो जीता प्रतिनिधि सबका प्रतिनिधि हो गया। इसलिए चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र की वह सुविकसित प्रक्रिया है जहां निश्चित समय अवधि के लिए ये चुनाव कराए जाते हैं। अब कहता है, लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं, चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि प्रतिनिधि का चयन नहीं होगा तो चुनाव की फिर आवश्यकता किस बात।
इसलिए वो प्रतिनिधि पूरी जनता की आवाज बनना चाहिए, जनता की समस्या को सदन के अंदर रखने का काम करे। इसलिए पार्लियामेंट का अर्थ ही होता है पार्लिमा, जिसमें होता है कि बातचीत का केंद्र जिस बातचीत के केंद्र में हम आपसी संवाद स्थापित करते हैं, वो जनता की आवाज को ध्यान में रख करके हम एक नया अपरूपन ला करके दृष्टिकोण आधार बनाते हैं। ये लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र में यह बात रखा गया है। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जाने पहचाने प्रतीक हो गए। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब कहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होगा, प्रत्यक्ष, और दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होगा जहां जनता स्वयं शासन में इन्वॉल्व रहती है और जो निर्णय लेगी, त्वरित निर्णय लेगी, अविलंब निर्णय लेगी। और जनता के प्रतिनिधि के द्वारा जो शासन चलती है, ये प्रतिनिधि की शासन अप्रत्यक्ष है। ये अप्रत्यक्ष में भारत जैसे देश के उदाहरण में आते हैं, जबकि प्रत्यक्ष में स्विट्जरलैंड में था, लेकिन स्विट्जरलैंड में सिमटते सिमटते वो 5 कैंटन में आ गया, जहां जनता तुरंत निर्णय लेकर अपने जनादेश ले लेती है, पूरे निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश के भीतर में हमको यदि निर्णय लेने की बात आएगी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेंगे, यह निर्णय संभव नहीं होगा। मतभेद चाल से चलेगी। जैसे गांव में यदि किसी बात पर निर्णय ली जाती है, तो गांव में जितने लोग हैं उतने विचारधारा बन जाता है। तो पूरे भारत के भीतर ही कितने विचारधारा का आधार बन सकता है? ये निर्णय कभी सर्वसम्मत नहीं हो सकता है। इसे संविधान निर्मात्री सभा ने भारत में लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष रूप से चलाने का फैसला किया। इसलिए प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र हमारा महत्वपूर्ण है और समय पर होना चाहिए। नागरिक रोजमर्रा फैसले की सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। यूनानी राज्य जो था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दायरे में आता था। उन लोगों में स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में आता था। अब है कि यूनानी समाज के भीतर क्या आता था? क्वेश्चन अभी यहाँ से बनना शुरुआत हो जाती है। यूनानी सभा में क्या होता था? यूनानी में ग्राम सभा होता था। एक बात कर रहा है कि ग्राम सभा होती थी। दूसरा कहता था यह प्रत्यक्ष होता था। तीसरी बात थी कि प्रजातंत्र के जब जो भी लोग निर्णय लेते थे वो उसे व्यवहार में नहीं लाया जाता। जनता के शासन का सामान्यतः जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा चलने वाली शासन से होती है, जो हमारी अप्रत्यक्ष व्यवस्था को आधार बनाता है। विश्व में इसलिए सबसे अधिक लोकप्रिय अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था आ गया है। प्रत्यक्ष शासन के भीतर में ग्राम सभा होती थी, वही पर निर्णय ली जाती थी, और वह इस प्रकार का उद्योतक होता था कि जो भी निर्णय लिया गया वो पूरे गांव का निर्णय हो। नागरिक प्रतिनिधित्व से चुनते हैं, जो देश के शासन प्रशासन को चलाने में सक्रिय भागीदार निभाता है। प्रतिनिधि को चुनने की विधि चुनाव या निर्वाचन कहा जाता है। अब कहता है कि यदि आप प्रतिनिधि को चयन करते हैं, तो यही चयन करना ही चुनाव कहलाता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष, भय, जाति, धन, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और प्रत्येक नागरिकों को वोट यहाँ देना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधि निर्वाचन से ही सरकार की गठन होती है, देश की दशा और दिशा का निर्धारण होता है। निर्णय लेने, प्रशासन चलाने नागरिकों की इसमें भूमिका होती है, और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से हम इसमें सम्मिलित होते हैं। इसकी व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से निर्वाचन का तरीका महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल इतनी बात का दूर तक हमने पढ़ा इसका, इस चीज को देखिए, निर्वाचन प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? इसीलिए कि भारत एक विस्तृत आबादी वाला देश में बसा हुआ है। ये रोजमर्रा की सारी निर्णय नहीं ले सकते हैं। जब रोजमर्रा की सारी निर्णय नहीं लेने में असमर्थ है, तो यहाँ पर अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करके चुनाव के द्वारा हम प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। यह प्रतिनिधि ही हमारी जनता की सरकार के रूप में आ जाती है। यह सरकार या तो व्यवस्थापिका के रूप में आ जाती है या कार्यपालिका के रूप में आती है, जो हमारे शासन को प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ निभाने का कार्य करता है, और वो जनता की कार्य का संचालन होता है। इसलिए समय पर निर्वाचन जरूरी है। निर्वाचन को टालना जनता की एक विचारधारा को टालने के बराबर माना जाता है। विशेष स्थिति में ही जनता निर्वाचन को टाला जाता है। अब चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते तो गैर लोकतांत्रिक देशों में ही चुनाव होते हैं। अब कहता है कि वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक शासक करने के लिए आतुर होते हैं, चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं कि शासन का कोई खतरा
नहीं होनी चाहिए। कुछ लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक चुनाव का उदाहरण इस प्रकार है कि लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है। चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराने के लिए लोकतांत्रिक देश संविधान चुनाव के लिए मूलभूत नियम बनाता है। मूलभूत नियम बनाता है, इस बंद नियम कानून बनाने का कोई विधायिका पर छोड़ देता है, यही सामान्यतः बात आती है। देखिए यह थोड़ा एनसीईआरटी का उल्टा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि चुनाव जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का मतलब यह हो गया कि हम इसमें अपनी मताधिकार का चुनाव में भाग लेकर के ही हम अपनी यहाँ विचार को प्रकट करते हैं कि हमारी सरकार, हमारी देश की सरकार की व्यवस्था का रूपरेखा क्या होनी चाहिए। अब यदि इसमें कोई ऐसा भी सोचता है, उसकी भी एक जनता की विपरीत सोचता है, वो ऐसा क्या हो जाता है, वो प्रतिपक्ष का निर्माण करेगा। तो सत्ता भी हमारे प्रतिनिधि हैं और विपक्ष भी हमारे प्रतिनिधि हैं। दोनों को मिलकर के शासन की भागीदारी को निभाना चाहिए और ये निभाने की दिशा में लोकतांत्रिक देश चुनाव के लिए कुछ नियम बनाता है। यदि ये चुनाव होगा, इसके लिए कुछ नियम होना जरूरी है। बिना नियम का चुनाव नहीं होना चाहिए। सबका स्पष्ट संकेत, दिशा निर्देश होनी चाहिए ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था अपना नियम आधार जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है वो बनाती है और चुनाव कराते हैं। इस चुनाव में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि उनके ऊपर भी कभी कभी आरोप आ जाते हैं। यह आरोप सब खत्म हो जाएगा यदि कुछ प्रश्नों का समाधान कर लिया जाए। जैसे नंबर 1, मत देने योग्य कौन है? मत देने योग्य कौन है? पहला इस चीज को योग्य कौन है, पहला इस चीज को ढूंढ लिया जाए तो एक बहुत बड़ा उत्तर मिल सकता है। दूसरा प्रश्न यह कहता है कौन चुनाव लड़ने योग्य है? कौन चुनाव लड़ सकता है? योग्य है। तीसरा प्रश्न यह कहता है कौन चुनाव की देखरेख करेगा? चुनाव की देखरेख करेगा। यदि देखरेख करेगा कौन, ताकि बेहतर ढंग से निर्वाचन हो रहा है। चौथा है कि मतदाता अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे? मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे कैसे? कैसे? आगे है मतगणना कैसे होगी? मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा? प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा? यह सारे सवाल हैं और यह सवाल आज भी भारत में ढूंढने योग्य है। पहला प्रश्न है मत देने योग्य कौन है? जो मतदाता, हम इसकी एक सब संविधान ने इसका बजाते संविधान में व्यवस्था किया है, एक्ट 325, जिसमें कहा गया धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। यदि भेदभाव होती है तो फिर मत देने योग्य मतदाता नहीं रह जाएगा। पहला, कोई भी भेदभाव नहीं हो, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, भेदभाव नहीं, ऐसे मतदाता की मतदाता सूची बनाया जाए। ये मतदाता सूची बन गई और जब मतदाता सूची बन गया तब उसकी पहचान के लिए 325 आर्टिकल में ही मतदाता पहचान पत्र बनाया जाता है। ये पहचान पत्र बना दी गई क्या मतदाता है। इसी बात को लेकर, ये तो निर्वाचन आयोग का निजी अधिकार है,
अभी वर्तमान समय में जो देश में एसआईआर का मुद्दा जो चर्चा में आया है, यह कहता है कि सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं, ये तो निर्वाचन आयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था, उसकी गठन 324 में किया गया है। तो यहाँ पर एसआईआर उचित है। भारत की सरकार ही भारत की सरकार का गठन करने का अधिकार जनता को है, क्योंकि चुनाव में वही भाग लेता है और उसी का प्रतिनिधि सत्ता में जाता है या प्रतिपक्ष में जाता है। तो मत देने योग्य कौन है, यह निर्धारण करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को बनता है। दूसरा, कौन चुनाव लड़ने योग्य है, प्रत्याशी कौन होगा। तो प्रत्याशी को बनने के लिए यह बात कहा जाता है कि आपके साथ भी एक शर्त होता है, आपका भी उम्र हो। लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष। यह तो प्रत्याशी का होना चाहिए। राष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। तो यह तो आपका एक चुनाव लड़ने की मतदाता की योग्यता दिया गया कि पागल तथा दिवालिया नहीं हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, 2 या 2 से अधिक वर्ष के लाभ प्राप्त न किए हों, ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति हो जो अपराधीकरण की छवि के दायरे में ना आता, ऐसे स्वच्छ मतदाता को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। आगे कहता है कि कौन चुनाव की देखरेख कौन करेगा, तो निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग इसकी आचार संहिता जारी करेगी और निर्वाचन आयोग इसका फैसला करेगा। मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे कैसे, वोट देकर। हम ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं और कौन सा मॉडल अभी चल रहा है, M3 मॉडल। M3 मॉडल का इस्तेमाल करके ईवीएम में हम वोट डालते हैं और जो अधिक मात्रा में जिनका बटन दबा वो चुनाव परिणाम उनके साथ होगा, वो प्रत्याशी बन जाते हैं। तो मतगणना कैसे होगी, तो प्रतिनिधि मतगणना कैसे होगी प्रतिनिधियों का, मतगणना के लिए हम ईवीएम का माध्यम बनाते हैं। पहले बैलेट पेपर होता था, उसकी भी गणना होती थी। बिना गणना किए वैसा नहीं होता था तो चुनाव जीत जाएगा। तो जो सबसे एक भी अधिक वोट प्राप्त करेंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। उसको फर्स्ट फास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। फर्स्ट फास्ट दी पोस्ट सिस्टम के दायरे में आता है जो सबसे अधिक एक भी मत को जीतने में सफल हो गया, वो जीत गया। इस प्रकार से चुनाव होगा कैसे, चुनाव करने के लिए जो सरकार एक समय देती है जिसमें प्रचार प्रसार होती है, जनता को रिझाया जाता है और जो प्रत्याशी जनता को जितना रिझाए उसका परिणाम आता है। परिणाम में वो हमारे प्रतिनिधि बनकर जाते हैं और प्रतिनिधि बनकर वो सत्ता में या प्रतिपक्ष में बैठकर देश की राजनीति की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए चुनाव भी जरूरी है और जनता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन जो करती है वो भी हमारी समय की मांग है, वो भी होना चाहिए। ये भारतीय संविधान की रीति है, ये भारतीय संविधान की संस्कृति है। इसी संस्कृति और परंपरा के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने का गौरव रखता है। अब आगे देखिए, अब कहता है प्रतिनिधित्व व्यवस्था जब हमारा कायम होता है तो इसको हम जनमत का संचार से सूचना एकत्र करना, जिसको मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा संचार को एकत्रित करते हैं। उसके बाद मतदाता की जो योग्यता हमारी जनता ने जनादेश दिया, इस जनादेश को सारे व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि हाँ, आपने जो जनादेश दिया वो मुझे मान्य है। इसी के साथ अब कहता है कि जैसे 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, उन्हीं की अंगरक्षक सतवंत बलवंत और केहर सिंह के द्वारा तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इंदिरा सहानुभूति वोट प्राप्त करने के राजीव गांधी समय से पहले चुनाव करा दिया और चुनाव कराने का मतलब यह था कि सहानुभूति वोट ही आ जाए। तो सहानुभूति वोट आया। अब उसमें 543 सीट पर चुनाव था। इसमें से 415 सीट पर जीतकर अकेले कांग्रेस आई थी। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। कांग्रेस का यह रिकॉर्ड अब तक इतना किसी पार्टी का नहीं रहा। 415 सीट जीतना अपने आप में एक मायने रखता है। राजीव गांधी इतने बड़े प्रचंड बहुमत से जीत कर आए, भारत का प्रधानमंत्री फिर से जनता की जनादेश आई, वो आया। अब कहता है, अब एनसीईआरटी कहती है
पहली बार कांग्रेस 3/4 बहुमत मिला। अब उस समय में जो विपक्ष की सरकार थी, जहां जहां थी, सारी जगह जहां चुनाव हुआ, शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब राजीव गांधी बिल्कुल नेता हो गए, युवा प्रधानमंत्री तक थे। और युवा प्रधानमंत्री जब अपने शासन को 5 वर्ष आगे बढ़ाया, 1989 में चुनाव हुआ, इनके ऊपर एक राजनीतिक छींटा पड़ा, जिस छींटा में विश्वनाथ प्रताप सिंह जिनके वित्त मंत्री थे, वो फोर्स तोप का मामला उजागर कर दिया। हालांकि राजीव गांधी को न्यायालय ने बरी कर दिया, लेकिन वह काफी महंगा पड़ गया। और बीपी सिंह ने क्या किया, कांग्रेस को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल करता है। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी में 89 में भी आई, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। राष्ट्रीय मोर्चा, उसका नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार बना लेते हैं, छोटे छोटे दलों को मिलाकर सरकार बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर से सपोर्ट भी कर देते हैं। फिर बाद में 9 महीने में सरकार गिर जाती है, तो फिर वहां पर चंद्रशेखर जी आ जाते हैं। तो चंद्रशेखर जी क्या, तो सरकार को कांग्रेस सपोर्ट कर देती है। भारतीय जनता पार्टी उसी समय रथ यात्रा पर चल पड़ते हैं। यह जो देश की राजनीतिक स्थितियां थी, वो राजनीतिक स्थितियां गंभीरता की बात थी कि जनता हमारी पार्टी के प्रतिनिधि को चुने। इसलिए पार्टी भी अपने आप को एक एजेंडा को तैयार करती है कि जनता के जनमानस को कैसे हम अपने पक्ष में लाएं। 443 सीट में से 415 सीट कांग्रेस जीत कर लाना कुल सीट का 80% से भी अधिक है। 3/4 से अधिक है, यानी 80% से अधिक सीट जीत करके कांग्रेस ले आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हार गए। लोकसभा में चुनाव में किसी भी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से यही पता चलता है। अगर कांग्रेस पार्टी की 3/4 सीट मिली, इसका अर्थ यह है कि नागरिकों में चार ने कांग्रेस को वोट दिया, वास्तव में नहीं। कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिला था। इसका अर्थ यह था कि 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। अन्य दल का प्रदर्शन इस प्रकार रहा। अब यहां देखिए, यह 1984 की चुनाव की इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा सहानुभूति वोट आया। इसमें दो तीन बात है। सहानुभूति वोट आ जाने के बाद उस पार्टी की शानदार सफलता मिल जाती है। दूसरा होता है कि कम प्रतिशत वोट लेकर के भी अधिक सीट जीता जा सकता है। अब इसको दो चीजों के बिंदु को यहां से देखिए। कांग्रेस 48% वोट लाता है। कुल वैध मत का 48% कांग्रेस को वोट मिला, सीट मिल जाती है 415। 48% में 415 सीट मिला। भाजपा 7.4 परसेंटेज ऑफ वोट में 7.4% है, मात्र 2 सीट जीता। यदि इसका परसेंटेज लगा करके देखिए तो कांग्रेस की शानदार विजय मिली है। आप थोड़ा अधिक वोट ला भी रहे हैं, प्रत्याशी आपका 2 ही जगह जीता, शेष प्रत्याशी आपका नहीं जीत पाया। कारण वो या तो तीसरा स्थान पर रहा या चौथा स्थान पर रहा, उनकी जमानत जब्त हो गई। कुल वोट का यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर आपने चर्चा किया, तो यहाँ पर परसेंटेज वोट आपको कम मिला, प्रत्याशी की हार ज्यादा हुई है। दूसरा, जनता पार्टी देखिए इससे कम वोट लाएगा, 6.7%, ये 7.4% लाया, फिर भी ये 10 सीट जीतने में कामयाबी हासिल करता है। तो परसेंटेज ऑफ वोट प्राप्त करने से ही नहीं होगा, सीट आपको कितना मिल रहा है ये भी निर्भर कर रहा है। क्योंकि यह क्यों हो रहा है, फर्स्ट सिस्टम। अब इसमें जो सबसे अधिक वोट लाता है वो जीत जाता है। इसलिए कम वोट प्रतिशत प्राप्त करने के बावजूद भी आप अधिक सीट को जीत सकते हैं, यह स्थितियां पैदा होता है। लोक दल 5.7% जीता 3 से। अब देखिए फिर भी तो भारतीय जनता पार्टी से तो कम ही वोट मिला है, 3 सीट यहां मिल रहा है। और उसके बाद देखिए भाकपा भी उतना ही सीट लाया है, 5.7%, वो 22 सीट जीत जाता है।
तेलुगु देशम 4.1, ये 30 सीट जीत लिया। अब यहां एक बात देखने वाली बात थी, भारत में पहली बार यह तेलुगु देशम पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी थी, ये आंध्र प्रदेश की पार्टी थी, एनटी रामाराव उसके नेता हुआ करते थे, और यहां पर कांग्रेस की लहर प्रभावहीन रहा, इंदिरा सानुमति वोट प्रभावहीन रहा, और तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव एक फिल्म नायक भी थे। सत्ता में आ जाने के बाद जनता ने उनको चाहा, और ज्यादा नहीं 4.1 ही परसेंटेज वोट मिलता है, वोटिंग कम हुआ, लेकिन 30 सीट जीत लेता है। और विपक्ष में बैठकर यही पार्टी आई है, शेष तो कम है। विपक्ष का मतलब है कि आपका 1/10 सीट आपको तो जीत के लाना होगा ना, तब आप विपक्ष का नेता बनेंगे। तो उपेंद्र इसके नेता हुआ करते थे, और पी उपेंद्र इसके प्रतिपक्ष के नेता हुए। एक बात अब तक के भारत के संसदीय सफर में यही एक बार हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी विपक्ष के नेता नहीं बनी, एक क्षेत्रीय दल का नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा है। भारत जैसे देश में यह एक विडंबना देखी गई। अब 2014 और 2019 में जो जनादेश जनता ने दिया, विपक्ष का नेता पद पर बैठने की स्थिति में कोई भी पार्टी नहीं बनी, वो कांग्रेस भी हार गया, और कांग्रेस भी 1/10 सीट प्राप्त नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाया। अभी हालांकि इस चुनाव में मिल गया है, 2024 के चुनाव में द्रमुक 2.3 2 सीट मिलता है, अन्ना द्रमुक 1.6, देखिए ये 12 सीट मिल जाता है। अकाली दल 1% वोट प्राप्त करता है, 7 सीट जीत जाता है। और असम गण परिषद जो असम की पार्टी है, वो भी 1% मात्र वोट प्राप्त करता है, और वो 7 सीट को जीतने में कामयाबी हासिल करता है। इसलिए कम वोट प्राप्त करके भी अधिक सीट आप प्राप्त कर सकते हैं, यह चुनावी व्यवस्था बताता है। यह रुझान यह भी बता रहा है कि कुछ भी हो, चुनाव के दिन सारी संस्था बंद करके चुनाव में जनता को वोट देने का जो अधिकार है भी, सारी व्यवस्थाएं बंद रहती है, और चुनाव के दिन आप लोकतांत्रिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए मत का इस्तेमाल करते हैं कि अब वोट ऑफ रेशियो किसी पार्टी का यदि बढ़ेगा तो जीत हार का फैसला भी उसी अनुपात में होता रहेगा। यह स्थितियां 1984 की हालात थी। यह आपको हर बार कहीं न कहीं चुनाव में दिखाई पड़ता होगा। इस चीज का एक रिकॉर्ड लेने की बात आती है। यदि आप राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं, यह राजनीति आपको इस रूप में ज्ञान से अवगत कराता है, और यही विषय वस्तु राजनीति का एक सूत्रपात का आधार भी बन जाता है। अब इसमें यह बात देखना है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक, अब है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में इजराइल में मतगणना के बाद यह देखा जाता है कि पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीट दी जाती है जितने अनुपात में उसको वोट मिलता है। जितना प्रतिशत वोट मिलेगा, प्रतिशत वोट जिस राजनीतिक दल को मिलेगा, राजनीतिक को मिला, अब जितना सीट है, कुल सीट है, उस कुल सीट का ये परसेंटेज वोट चला जाता है, सीट चला जाएगा, कुल सीट का परसेंटेज सीट चला जाता है। यही है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो कि आपका यह इजराइल में चल रहा है। इजराइल को अभी चर्चा में है, आप जान रहे हैं, युद्ध से, पश्चिमी एशिया में युद्ध से जुड़ा हुआ है ये, और यह समानुपातिक प्रणाली इसी को कहा जाता है। समानुपातिक दो प्रकार के होते हैं, जैसे इजराइल और नीदरलैंड में एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है इजराइल, और अब दूसरा उदाहरण देखिए नीदरलैंड। नीदरलैंड, यहां पर एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया गया, और एक निर्वाचन क्षेत्र मानने के बाद प्राप्त वोट के अनुपात में दे दी जाती है। और अर्जेंटीना और पुर्तगाल में पूरे देश को बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र मान ली जाती है। पुर्तगाल
अर्जेंटीना अर्जेंटीना और पुर्तगाल में पूरे देश को बांट दिया जाता है और पूरे देश को बांट करके यह व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। और उसके बाद बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में यहां पर बांटा गया। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में इसको बांट दिया गया। अब जितने उतने ही नाम हैं प्रत्याशी का निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है, जितना दोनों ही रूप में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं प्रत्याशियों को। एक पार्टी को निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर निर्वाचन क्षेत्र से सीट दे दी जाती है। यह एक बात है। अब आपका निर्वाचन क्षेत्र में सीट का बंटवारा कर दिया गया। अब आपके पार्टी को जितना सीट मिलेगा, परसेंटेज वोट मिलेगा, तो जितना सीट रहता है कुल राष्ट्रीय स्तर का, सभी को उसी अनुपात में बांट दिया जाता है। आपको इतना सीट यहां से मिलेगा। पूरा क्षेत्र एक व्यवस्था के तहत अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देने की बात आती है। यह है कि कुल सीट जितना मिला, उस सीट मिला उसी सीट को, परसेंटेज वोट को सीट में बदला जाता है। यहां पर जो अर्जेंटीना और पुर्तगाल की बात है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और उसमें जो जितना परसेंटेज वोट आपने प्राप्त किया है राष्ट्रीय स्तर पर, वो सीट वहां भी बढ़ जाती है। समान अनुपात में इसको बांट दिया जाता है। इजराइल में समानुपातिक प्रणाली विधायिका नेसेट 4 वर्ष के लिए, इजराइल में नेसेट होता है उसके संसद को, और ये 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। 4 वर्ष पर फिर इसका निर्वाचन होता है। प्रत्येक प्रत्याशी एक सूची जारी करती है। मतदाता प्रत्याशियों को नहीं, पार्टी को वोट देती है। पार्टी को वोट देगी, उस हिसाब से आपका सीट चयन किया जाएगा। अब कहता है प्राप्त वोट के अनुपात में विधायिका में सीट मिलेगी। यानी प्रत्याशी को वोट ना दे करके पार्टी को वोट दिया जाता है इजराइल के भीतर में। और जनाधार, छोट सीमित जनाधार वाली पार्टी विधायिका में कुछ प्रतिशत मिल जाता है, इसलिए 3.25% वोट मिलना चाहिए। उसके लिए न्यूनतम शर्त दिया गया कि 3.25% वोट कम से कम आपको मिलना चाहिए, न्यूनतम मिलना चाहिए। ये न्यूनतम मिलेगा तो कुछ न कुछ सीट आपको मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर इजराइल के भीतर में बहुदलीय सरकार गठन की जाती है, इसलिए बहुदलीय सरकार की गठन करने की बात आती है। आप मैदान में लड़ते हैं चुनाव, आपकी पार्टी लड़ती है, पार्टी को वोट मिलती है, 4 वर्ष पर चुनाव होती है, न्यूनतम शर्त 3.25% है। इतना वोट आपको लाना पड़ेगा, तो वहां पर में बहुदलीय सरकार का स्वरूप का निर्धारण होता है कि उसमें सारे दल, बहुत सारे दल मिल करके सरकार ही गठन करेगा। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार कार्य करेगी। अब इस प्रकार से चुनाव वहां पर भी हो रहे हैं 4 वर्ष पर, यह बात को दर्शाता है। भारत में समानुपातिक प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए स्वीकृत रूप में अपनाया गया है। जैसे भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव में समानुपातिक प्रणाली का रूप में कार्य करते हैं। इस समानुपातिक में एक बात भारत में है कि जैसे आप प्रत्याशी चुनाव मैदान में आता है तो आपको स्वेच्छा पूर्वक, जैसे मान लिया कि यहाँ पर 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आता है, ए बी सी, तो चॉइस से आपके सामने में वोट देना होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, या 1 2 3 ऐसे जैसे भी हो सके आप चॉइस देते हैं। ये समानुपातिक है, इसी को 1:2:3 कहा जाता है, इसलिए इसका नाम समानुपातिक दिया गया। जैसे इजराइल के भीतर की बात थी, तो आप पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं और जितना परसेंटेज पॉलिटिकल पार्टी प्राप्त करता है उस हिसाब से आपको विधायिका में ये सीट मिल जाता है। तो यह भी एक प्रणाली है जहां से समानुपातिक व्यवस्था मानी जाती है, समानुपात में सीट को बांट देता है। लेकिन इजराइल के भीतर भी एक शर्त रखा गया, 3.25% आपको न्यूनतम वोट लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जीत सकते हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पर छोटी पार्टी को भी कुछ सीट मिलती है और बहुमत को लाने के लिए वह बहुदलीय सरकार के अलावा दूसरा कोई विकल्प वहां पर नहीं होता है। अब है कि यहाँ पर कहता है कि
यहां पर इस बात को गौर से देखिए, सर्वाधिक वोट पाने वाले और समानुपातिक पद्धति, इसमें मूल बात क्या अंतर होता है। देश को भौगोलिक इकाई में बांटा जाता है। पूरा देश को एक ज्योग्राफी को इकाई के रूप में क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसमें कहता है कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र में देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। यह एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया। देश के भौगोलिक इकाई में अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जो आपको भारत में दिखाई पड़ता होगा। दूसरा कहता है निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि में चुनकर आए, इसमें कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अंतर आ गया, इसमें कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तीसरा कहता है मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। मतदाता जो वोटर होते हैं प्रत्याशी को वोट देते हैं। यह कहता है कि पार्टी को वोट देता है। यहाँ वोट अनुपात से अधिक कम सीट विधायिका में मिल सकती है या अधिक भी मिल सकती है, लेकिन दल के अनुपात में विधायिका में सीट बंटवारा किया जाता है, सीट दिया जाता है। जितना दल को वोट मिला है उसके हिसाब से मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि 50% प्लस 1 वोट मिले ही तभी आप जीत जाएंगे। फर्स्ट फास्ट दी फोर्थ सिस्टम इसी को कहा गया है, जिसमें आप एक ही वोट मिलता है तो आप जीत जाते हैं। यहाँ कहता है विजयी वोट का बहुमत होता है। जितना आपने वोट डाला है उसका 50% प्लस 1 वोट विजयी होने के लिए होना चाहिए। यहाँ कहता है जरूरी नहीं कि 50% प्लस 1 वोट मिले आपको। यहाँ क्या 19% में भी चुनाव जीत गया, जो मैं उदाहरण बताया अभी। प्रदेश राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष चुनाव पहली बार विधानसभा से जीतकर आए पटना मध्य से, तो 19% वोट ही मात्र पड़ा था पूरे विधानसभा क्षेत्र, तो चुनाव जीत गए। यहाँ कहता है ये उदाहरण आपके ब्रिटेन और भारत में देखने को मिलता है। फर्स्ट फास्ट फोर्थ सिस्टम में एक ही सीट मिला, जीत गए। कम से कम ही वोट क्यों नहीं मिला है, लेकिन अधिक वोट आपको मिल गया, चुनाव जीत गए। लेकिन अन्य देश में जितना वोट डाला गया उसका 50% प्लस 1 वोट आपको लाना होगा। ये इजराइल और नीदरलैंड की हालत है। उदाहरण यहाँ पर इजराइल और नीदरलैंड की बात है। यहाँ ब्रिटेन और भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रथा है और यही निर्वाचन पद्धति में चल रही है। ये बात समझ गए। यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, देश में भौगोलिक इकाई में बांटा जाता है। जैसे आपका भारत में है संसदीय क्षेत्र है, फिर उसके अंदर विधानसभा क्षेत्र भी है, भौगोलिक इकाई हुआ, यूनिट पे बांटा गया। ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र पूरा देश है, पूरा देश ही एक ही निर्वाचन क्षेत्र है। अंतर है यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की जो जनाधार है उसकी जो परसेंटेज वोट आएगा उसके साथ सरकार बनेगा। यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यहाँ कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं निर्वाचन क्षेत्र से। यहाँ पर मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है। जस्ट उल्टी है। यहाँ कहता है वोट अनुपात से अधिक सीट या कम सीट मिल सकता है। यहाँ दल के अनुपात में विधायिका में सीट आपको हासिल की जाती है। जितना परसेंटेज वोट लेके आइएगा उतना परसेंटेज विधायिका में सीट मिलेगी। यहाँ है जरूरी नहीं है कि 50% प्लस 1 वोट मिले ही आपको, कम वोट में भी आप चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ विजयी होने के लिए बहुमत की आवश्यकता है, 50% प्लस 1 वोट की आवश्यकता आपकी पड़ेगी। यहाँ उदाहरण है ब्रिटेन और भारत इसको उदाहरण माने जाते हैं, जबकि इजराइल और नीदरलैंड यहाँ उदाहरण माने जाते हैं। बाह्य बातें क्लियर है। राज्यसभा सदस्य का चुनाव कैसे किया जाता है। राज्यसभा सदस्य का जो निर्वाचन होता है वह राज्यों की प्रतिनिधि होते हैं और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूची 4 के तहत विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। उस केंद्र शासित प्रदेश से भी जाते हैं जहां विधानसभा होते हैं। इसके जो मतदाता होते हैं वह राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं और यही वोट डालते हैं। जनता के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। यह भी समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के भीतर में एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत निर्वाचन होता है। यह निर्वाचन भारत के
राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। तो ये तीन बात आ गई। यह सदन यहाँ पर इस प्रकार से निर्वाचन कराता है। अब राज्यसभा जो निर्वाचन होता है एकल संख्या मत पद भारत के राष्ट्रपति के तहत भी होता है। इसमें क्या होता है, एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्धारित कोटा का मतलब होता है कुल वैध मत बट्टा 2 + 1। यह इसका इस प्रकार से निर्वाचन का आधार होता है। निर्धारित कोटा होता है जिसका फॉर्मूला होता है कि कुल वैध मत बट्टा 2 + 1, यानी टोटल वैलिड वोट को आप जितना मत प्राप्त हो उसको 2 से भागा देंगे और फिर उसमें एक मत को जोड़ देते हैं तो वह वोट जो प्राप्त करेगा वो जीत जाएगा। भारत के राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कुल मतदान, टोटल आपने वोट डाला, वोट कितना है, कितना डालने वाले हैं, और विजयी प्रत्याशी यानी कुल कितना सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं +1। यह इसका एक डिफिनेशन होता है और यहाँ +1 आ जाएगा। तो बिहार में विधानसभा सदस्य वोट डालते हैं, कुल मतदाता तो वही हो जाते हैं। इसको आप कुल मतदान को कुल मतदाता भी कह सकते हैं। कुल मतदाता कौन हो गए, विधानसभा सदस्य, जिसमें 243 है बिहार में। बिहार में भी हाल ही में चुनाव हुआ, इसको ऐसे गणना करके 5 सीट के लिए चुनाव हुआ। यहाँ फॉर्मूला के अनुसार से +1 आ गया है और यहाँ +1 इस फॉर्मूला के हिसाब से आया। इस चीज को याद रखना है, कुल मतदाता बट्टा कुल विजयी प्रत्याशी +1। यहाँ इस फॉर्मूला को आधार हो रहे हैं 243 बट्टा कितना हो गया 5/6 +1। अब इसका निकालने के बाद 41 आता है। एक प्रत्याशी को मत चाहिए कम से कम, पहला चॉइस जो प्राप्त करेगा वो 41 प्राप्त करेगा, विजय घोषित हो जाएगा। तो यहाँ सभी के सभी एनडीए ने यह जीत को दर्ज कर लिया और जीत गए। अब कहता है यही स्थितियां हो जाती हैं, जैसे मान लिया कि किसी को कहीं पर 4 सीट का निर्वाचन होगा, 200 विधानसभा, जैसे राजस्थान को दिखाया है एनसीईआरटी ने, तो वही फॉर्मूला इस प्रकार से अपना लीजिए। कितना सीट, कितना हमें विधानसभा सदस्य का सपोर्ट मिलना चाहिए, जो पहला चॉइस देगा, इस प्रकार से उसकी गणना आएगी। अब इसमें एक चीज और थोड़ा ध्यान में रखिए। अब यहां देता है कि भारत में इस प्रकार से जो निर्वाचन का आधार है यह सदन है। इस सदन के सदस्य इसी तरीका से निर्वाचित होते हैं। अब लोकसभा में कुछ निर्वाचन और उसके प्रतिनिधि के संदर्भ में भी यह बात कहा जाता है। पूरी लोकसभा को भारत में 543 संसदीय क्षेत्र में बांटा गया। यह बांटने का काम परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 329 के तहत राष्ट्रपति को करने का अधिकार है। ये राष्ट्रपति करे और निर्वाचन आयोग को यह रिपोर्ट देता है और ये सीधा रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इसे सदन में पेश करवाते हैं, सदन में इसकी चर्चा होती है। इसमें परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट करेगा, प्रतिवेदन देगा, इस प्रतिवेदन पर किसी भी प्रकार का संशोधन संसद नहीं कर सकती है, यानी संसद को इस पर संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ड्रॉप कर दिया है। कारण आप यदि किसी प्रकार का संशोधन करेंगे तो आपको पूरा क्षेत्र बदलना पड़ेगा, उसकी कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगी, इसलिए यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक प्रोविजन है कि संसद संशोधन नहीं करेगा लेकिन चर्चा कर सकता है। अब परिसीमन आयोग के तहत अब यहाँ पर कहता है एक्ट 324। एक बात परिसीमन आयोग के बारे में और क्लियर कर लीजिए। भारत में परिसीमन आयोग की गठन कब कब किया गया है, 1952 पहला, उसके बाद 1962, उसके बाद 1972, फिर उसके बाद 1990, उसके बाद 2002, अब होगा 2026। यह प्रस्तावित है। अब ये घोषणा कुछ दिन में हो जाएगी, यह प्रस्तावित हो जाएगी। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यहाँ पर
परिसीमन आयोग गठन किया। यह परिसीमन आयोग कुछ अलग स्वरूप के साथ आएगा। इस 2026 में जो परिसीमन आयोग का रिपोर्ट आएगा, इसी रिपोर्ट पर 33% आरक्षण जो है वह महिला को दिया जाएगा। महिला इस सीट पर जीत करके आएगी। अब यहाँ पर एक चीज को यहाँ देखिए कि आपने इतिहास से पढ़े होंगे, आरक्षण पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन क्या होता है? पृथक निर्वाचन मंडल सबसे पहली व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1909 में किया गया था। उसका रूपरेखा क्या है और वर्तमान में जो रिजर्वेशन आप देते हैं उसकी रूपरेखा क्या है? तो यहाँ कहता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल जो होता है, इस निर्वाचक मंडल में जनता निर्वाचन भाग लेती है। उसमें कहता है पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन मंडल। ये तो आप यहाँ पर इसको आप हटा नहीं सकते। निर्वाचन मंडल इस निर्वाचन में हो जाता है जैसे किसी सीट को रिजर्व किया गया। ब्रिटिश सरकार के समय भारत शासन अधिनियम 1909 जो पास किया था वो रिजर्व किया। रिजर्व करने के बाद जिस संप्रदाय के लिए निर्वाचन, संप्रदाय का आधार था, तो जिस संप्रदाय के लिए निर्वाचन आपने किया, संप्रदाय का सीट रिजर्व हो गया। अब यह सीट रिजर्व हो गया, उसी संप्रदाय के लोग ही सिर्फ चुनाव में भाग लेंगे। चुनाव मतदाता उसी संप्रदाय के लोग हैं। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1909 का विरोध हुआ था और इस निर्वाचन प्रणाली का सबसे बड़ा बुराई माना था। 1906 में मुस्लिम लीग की गठन कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड एंड रूल की बात किया और भारत की एकता को विभाजन करने का काम किया। वह एकता हिंदू मुस्लिम एकता का विभाजन था। बात समझ में आ गया? यहाँ पर मतदाता वो था। अब आपके देश में जो लोकसभा का निर्वाचन करने की बात आती है, उस निर्वाचन में क्या आधार है उसको देखिए। अब यहाँ पर 2026 में जो परिसीमन आयोग आपकी गठन होगी, इस 2026 की परिसीमन आयोग में 33% महिला को आरक्षित सीट मिलेगा। आरक्षित निर्वाचन। अब यहाँ पर आता है आरक्षित निर्वाचन। निर्वाचन क्षेत्र को ही उसके लिए आरक्षित कर दी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 331 रद्द है, फिलहाल अभी प्रभावहीन है, और एक्ट 332 इसके भीतर कहा जाता है कि 3 दोनों में से जो शर्त हो। अब हम हटेंगे नहीं। अंत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने आप को कमजोर पड़ जाता है, सॉरी सरकार कमजोर पड़ जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कहा कि ठीक है, आपने स्वतंत्र निर्णय ले लिया। उसमें मुद्दा यह था कि दो जो आयुक्त था, अतिरिक्त आयुक्त, वो दो अतिरिक्त आयुक्त को कहा कि आप जो भी निर्णय लेंगे बहुमत से निर्णय लेंगे। तो दो अतिरिक्त आयुक्त का व्यवस्था इधर कर दिया गया। इस प्रकार से वो वापस लिया, तब जाकर के फिर से यह व्यवस्था 1993 में कुछ समय के लिए हटाया गया। फिर 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कहा कि आपको सहयोग करने के लिए हम दो अतिरिक्त आयुक्त की गठन कर रहे हैं। तो दो आयुक्त की व्यवस्था कर दिया। अभी वर्तमान में 3 सदस्यीय आयुक्त हैं। अब है कि यदि अब इस चीज को थोड़ा सा संवैधानिक, ये तो आपके एनसीईआरटी के स्रोत का आता है, लेकिन एनसीईआरटी स्रोत का आधार पर कुछ व्याख्या भी करनी पड़ेगी। 1993 में 3 सदस्यीय आयुक्त फिर से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने व्यवस्था किया। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अतिरिक्त आयुक्त, कुल हो गया 3। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वर्तमान समय में एक समिति के रिपोर्ट पर किया जाता है। यह समिति रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। इस समिति में यह समिति 3 सदस्यीय होता है। एक होते हैं प्रधानमंत्री और दूसरा होता है लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता होंगे, और तीसरा जो होता है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का
मंत्रिमंडल का एक सदस्य हो, कोई एक वरिष्ठ सदस्य हो। इससे प्राय कुल मिलाकर के लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता यदि विरोध भी करेंगे तो जो सत्तारूढ़ दल होंगे उन्हीं का जो नाम सुझाया गया जाएगा उसी नाम को राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब यदि ये अलग कह दे निर्णायक वोट देने का अधिकार इनको उधर पक्ष में चला जाएगा। तो यहाँ पर लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता तो कहा गया है, लेकिन एक दिया गया कि एक आम राय का आधार बनना चाहिए। अभी ज्ञानेंद्र कुमार जो निर्वाचित हुए हैं, इस नाम का फैसला भी परसिमन आयोग को करना है। उस सीट पर महिला ही खड़ी हो, दूसरा कोई पुरुष खड़ा ही नहीं होगा। अब जो भी चुन के जाएंगे महिला सीट होगी। अब यहाँ पर क्या था, यदि हम मुसलमान के लिए सीट रिजर्व रखे हैं तो मुसलमान ही खड़ा होगा, वोटर भी मुसलमान होगा, कुछ भी होगा मुसलमान को उतना सीट जीत करके जय जाना है। अब यहाँ पर आरक्षित किया गया कि इस सीट को यदि हम रिजर्व कर रहे हैं तो यह सीट पर महिला ही खड़ा होगा। अब जिस सीट को हमने SC ST रिजर्व किया, SC ST होगा। अब निर्वाचन आयोग को देखना है कि SC ST सीट तो उतना रिजर्व है, उसमें तो कोई भी पुरुष भी आ सकता है, महिला भी आ सकता है। अभी SC के लिए कितना सीट रिजर्व है लोकसभा में? 84, और यहाँ पर 47 ये सीट रिजर्व है। और राज्य विधानसभा के भीतर में सभी राज्यों की आबादी अलग अलग है, तो आबादी के आधार पर सीट को रिजर्व रखा गया है। यह एक नया व्यवस्था लाएगा। एक आधार आपका एनसीईआरटी और कहता है कि ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है, ये कहाँ से आ गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये निर्वाचन आयुक्त की बात जहाँ तक बात है, ये आपके संविधान में ही था, एक ही आयुक्त तो होता था। 1989 में सरकार ने थोड़ी सी बदलाव लाया और उन्होंने क्या किया, 3 सदस्यीय आयुक्त कर दिया। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, और दूसरा हो जाता है ये आयुक्त हो गया, और दूसरा जो हो गया अतिरिक्त आयुक्त। तो अतिरिक्त आयुक्त यह हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया? 3 सदस्यीय आयुक्त हो गया। अब 3 सदस्यीय आयुक्त हुआ। यह व्यवस्था 1989 में व्यवस्था किया गया, लेकिन TN शेषन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, वो जाना छोड़ दिया, करदरा जाना छोड़ दिया। सरकार को कहा कि अब आप हमारे पर महाभियोग लगाइए। महाभियोग में कहा गया है कि यदि संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, आप मर्यादा को उल्लंघित करिए। हमने क्या उल्लंघन किया? ना ही मैं इस पद पर किसी को आने भी नहीं दूंगा। तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। उम्र तक ये दोनों धमकाया गया था। वो TN शेषन उसमें भी काफी चर्चित पर्सन के रूप में रह चुके थे कि ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में देश में नाम भी आया था। अब इस बात का आता है, ये जो सदस्य होते हैं, ये प्रत्येक व्यवस्था के भीतर में निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराने का निर्णय लेती है और अपने व्यवस्था में संवैधानिक पहलू को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।